Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this Revise with Me series on the Civils Club. So देखिए अभी तक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स एंड उससे हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया था. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टैटिक को कवर करेंगे, राइट. एंड दिस अगेन विल बी थ्रू क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, उसको अब हम कवर करेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी को, उसके बाद विल टेक अप पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर वगैरह को कवर करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. So let us start off with economy and again economy के भी ये भी जो points है these are from test from you can say कुछ इधर उधर के जो भी मुझे अच्छे लगे, right. ठीक है, what I feel is कि एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम में जो की डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले बात करते हैं अब नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड अर्न करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम, राइट. यानी पर्सनल तो अगर हमें पर्सनल इनकम निकालनी है तो कैसे करेंगे, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड माइनस करेंगे, प्लस एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जैसे पेंशन स्कॉलरशिप वगैरह. ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये एक टाइप ऑफ हो गया, एक टाइप का नेट वो हो गया. ठीक है, नेट जो हाउस होल्ड कमा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द आपका पर्सनल इनकम. ठीक है, राइट, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड प्लस इंटरेस्ट रिसीव बाय हाउस होल्ड, जिसको आप ट्रांसफर पेमेंट भी कह सकते हो. तो पर्सनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स. ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, इसके अंदर अभी इनकम टैक्स इंक्लूडेड है. जब हम इस पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स भी दे देंगे देन व्हाट वी गेट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. यानी अब ये वो पैसा है जिसका आप कुछ भी कर सकते हो, राइट. यानी पर्सनल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स माइनस फाइन्स फोन्स कुछ भी करके ये आपका जो पैसा है उसे आप आग लगानी है आग लगाओ, खर्च करना है खर्च करो, कुछ भी करना है सेविंग करनी करो. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. दिस इज व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम में कोई भी टैक्स वैक्स सब कटे जाता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट. देन हम बात करते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस. सो दीज आर द टेम्पररी एडवांसेस बाय द आरबीआई. और ये किसको दिए जाते हैं, सेंटर और स्टेट को, ताकि कोई भी मिसमैच हो ऑफ फंड्स तो ये तुम्हें मिल जाएंगे फॉर 3 मंथ्स. अब ये दो टाइप के होते हैं. एक होती है नॉर्मल बोरोइंग, ठीक है, जहां रेपो रेट भी दिया जाता है, कोई कोलैटरल नहीं होता. दूसरी होती है स्पेशल बोरोइंग और ये होती है 1 पॉइंट लेस देन द रेपो रेट, राइट. अब ऑब्वियसली बात है एवरीवन वुड लाइक टू गो फॉर 1 पॉइंट लेस देन द रेपो रेट. ठीक है, किसको ज़्यादा पैसा देना है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट, तो यहाँ आपको कोलैटरल भी रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो वन इज द स्पेशल बोरोइंग, यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी. ठीक है, दैट इज द कोलैटरल. ठीक है, एंड वन इज द नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस. ये जाएंगे टेम्पररी मिसमैच ऑफ द लिक्विडिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट किससे ले सकती है, वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू आरबीआई से पैसा ले सकती है. ठीक है, ऑल राइट. देन एग्रीकल्चर इज द हाइएस्ट यू कैन से सेक्टर वेयर द हाइएस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड. ठीक है, देन यू हैव द एमएसएमई. ठीक है, एमएसएमई का वो सेक्टर है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. एमएसएमई के सेक्टर की खास बात होती है इट्स लेस कैपिटल इंटेंसिव, इट्स मोर लेबर इंटेंसिव, राइट. यानी यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं. ठीक है, देन दी लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, लेबर कम होता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. देन हम बात करते हैं व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम. यानी अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लो. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट एन इज जी माइनस डी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी नेट निकालना है तो एन जी डी, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट. अच्छा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए जीडीपी. ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको जीडीपी पता है तो जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अगर आप ऐड करोगे तो जीएनपी आ जाएगा. अब आप खुद दिमाग लगाओ, हमारे देश में क्या ज़्यादा है, जीएनपी ज़्यादा है या जीडीपी ज़्यादा है. ठीक है, ऑब्वियसली बात है हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में जो जीएनपी है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम होगा. क्यों, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे देश में नेगेटिव है. ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा हम क्या करते हैं, बाहर को भेजते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा पैसा बाहर को जाता है. ठीक है, इसीलिए हमारे देश में क्या है, जो जीएनपी है इट इज़ लिटिल बिट लेस देन द जीडीपी. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहले आप क्या निकालो, जीडीपी.
देन उससे आप क्या निकाल सकते हो, जीएनपी, देन जीएनपी से एनएनपी निकाल सकते हो, जस्ट सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन वाला फैक्टर, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी हमने एक पहले इकोनॉमी का एक टेस्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर इन दोनों के बीच में नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कैन लीड टू रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन द या रिड्यूस डाइवर्जेंस बिटवीन द नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब तुम डर गए क्या है, ठीक है, कुछ नहीं भाई, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, टेक्नोलॉजी की वजह से डेप्रिसिएशन क्या हुआ, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट जीरो तो खैर कभी जीरो तो होता ही नहीं, बट स्टिल, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो डेप्रिशिएट कम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, कैश होल्डिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉन्ड प्रेफरेंस कम हो जाती है, रिमेंबर दिस। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बॉन्ड प्राइस बहुत तरीके से घट जाता है, ठीक है, नोबडी वांट्स द बॉन्ड्स, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है यहाँ पे, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, इट डज नॉट मतलब वर्क इफेक्टिवली, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में याद रखिएगा, ठीक है, जो इनकम होती है वो क्या होती है, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, तो पर कैपिटा इन डॉलर्स होती है, याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम जो भी है अपॉन द पॉपुलेशन साइज, तो दैट इज द आपकी इनकम देखी जाती है, ठीक है। बाकी हेल्थ एजुकेशन वगैरह ये भी होते हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ के क्या पैरामीटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। नॉलेज का क्या पैरामीटर है, नॉलेज का पैरामीटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, यानी EM, ये ठीक है, नॉलेज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज विद रिगार्ड्स टू नॉलेज, दिस इज रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड दिस इज रिगार्ड टू आपका इनकम, ठीक है। तो 3 पैरामीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे तुम ये बता दो HDI कौन रिलीज करता है, ठीक है, HDI कौन रिलीज करता है बता दो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई डिवैल्यूएशन के बारे में। तो डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप डिवैल्यूएट करते हैं अपनी करेंसी को, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, ठीक है, राइट, एंड क्यों, क्योंकि भाई आपके जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में फॉल हो जाता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले $1 इक्वल टू लेटर से 10 था, तो एक थम्सअप आती थी, अब $1 20 हो गया, तो भाई फॉरेनर को 2 थम्सअप मिलेगी, हाँ है ना, ठीक है, डिवैल्यूएशन के बाद तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाते हैं, ठीक है, राइट, तो वॉल्यूम का खेल हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या बेच सकते हैं हम, ज़्यादा थम्सअप बेच के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल राइट। सो उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट ध्यान रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्थ रेसिप्ट्स, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें डेप्थ वाली रिसिप्ट इंक्लूड नहीं होती है, याद रखिएगा, नॉन डेप्थ होता है, इसीलिए जो इसका ये नेट फिस्कल डेफिसिट आता है वो अमाउंट टू डेप्थ होता है, या वो अमाउंट टू गवर्नमेंट की बोरोइंग होता है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का जो भी है पूरा खर्चा कर दो, ठीक है, माइनस जो भी आ रहा है उसमें से नॉन डेप्थ वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है, राइट, वो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, एंड फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द गवर्नमेंट बोरोइंग, क्योंकि नॉन डेप्थ है इसमें, ठीक है, जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना डेप्थ लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को हम कम करने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज वांट कि हमारा जो रेवेन्यू सोर्स है वो नॉन डेप्थ होना चाहिए, समझो, मैं आपको भाई दे रहा हूँ, आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, बट मैं आपको लोन पे दे रहा हूँ, डेप्थ, तो आप पे डेप्थ चढ़ गया, ठीक है, यू वांट टू अर्न मनी जो कि वापस नहीं करना हो, हाँ है ना, समझ रहा है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अब यहां बजट में दोनों रेवेन्यू जो होता है वो दोनों होता है, डेप्थ रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्थ रिसिप्ट दोनों होगा, ये देखो, ठीक है, एंड दिस बजट डेफिसिट इज ऑलवेज जीरो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, क्योंकि अगर जो भी डिफरेंस होगा वो उठा के हम डेप्थ से उठा के कंपेंसेट कर देंगे, ठीक है। देन प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट होता है PFI, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। हो सकता है देखो बहुत सारी पुराने लोन्स हो, पुरानी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज हो,
वो देनी है, ठीक है, तो वो तो देनी है, ठीक है, राइट। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट जो आपने उठाया है मार्केट से, उसमें से आप कितना पैसा पुरानी लाइबिलिटीज, पुराने पापों को आप सल्टाने में निपटा रहे हो, ठीक है ना, यूज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो हुआ तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। इसका मतलब सारी की सारी जो बोरोइंग आप कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लाइबिलिटीज के लिए चुका रहे हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, एंड नॉट फॉर सैलरीज वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट को वी शुड ट्राई टू मेक इट जीरो, ठीक है। सिर्फ उतना पैसा उठाओ जो पुराना लोन है वो चुकाना है, ठीक है। पता चले इट्स लाइक टेकिंग लोन, ठीक है, टू गिव चैरिटी। आप लोन लेके खाना खा रहे हो, ये डेंजर है। क्यों? क्योंकि खाना वगैरह ये डेली की आपकी चीजें हैं, ये आपको खुद से कमाना चाहिए, सैलरीज वगैरह ये डेली की चीजें हैं। बट यस, आपको कुछ पुराना इंटरेस्ट है, कुछ कैपिटल वगैरह लिया था, लोन वगैरह लिया था, जिसका इंटरेस्ट चुकाना, लेटर से आपने घर खरीदा था, तो वो चलता है, ठीक है, वो चलता है, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट हैज टू बी जीरो। देखो फॉर्मूला याद कर लोगे, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना तो भाई वो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाइज दे देगा तुम ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, राइट, तुम ट्रैप हो जाओगे। अगर वो पूछ लेगा इस टाइप से कि भाई डिक्रीज ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट इज गुड या बैड, इस टाइप से, राइट, और वो कुछ भी लंबा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, तो ये चीज समझो, तो जस्ट फील द प्राइमरी डेफिसिट, राइट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, तो बहुत आसान है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू का रेसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, तो ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। और रेवेन्यू रिसीव्ड होती है आपका टैक्सेस, ठीक है, राइट, तो ये चीज ध्यान रखना, राइट। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पे इस रेवेन्यू डेफिसिट को हम फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मोर द मनी नीड्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम कैपिटल साइड या कैपिटल रिसीव्ड टू फंड द रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ है ना, क्योंकि भाई रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो तो करना ही है, इट इज सैलरीज, इट इज इंटरेस्ट, इट इज खाना पीना, वो तो खाना ही है। बट भाई रेवेन्यू रेसिप्ट है तुम्हारे टैक्सेस, अब टैक्स तुम पे यार बढ़ ही नहीं रहे, कायदे से सरकार को रेवेन्यू रेसिप्ट अपनी बढ़ानी चाहिए, टैक्सेस से पैसा कमाओ, ठीक है। अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट जब बढ़ा तो क्या होगा, आपको पैसा तो लाना है, क्योंकि सरकारों सैलरी, इंप्लॉयमेंट वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह ये तो पे करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप कैपिटल साइड से निकालोगे पैसा, लोन, राइट, लोन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल है, राइट, ठीक है, इस टाइप से, एंड दैट इज डेंजर, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है मोर द रेवेन्यू डेफिसिट, मोर मनी नीड्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द कैपिटल साइड, फ्रॉम द प्रोडक्टिव साइड टू फंड द रेवेन्यू डेफिसिट, एंड दैट इज बैड, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा वी शुड ट्राई टू कीप इट, जितना कम कर सके कम करो, वो बेस्ट है, ठीक है, राइट। कोशिश करो कि रेवेन्यू साइड से जितना अच्छा हो उतना ही कम लोन लेना पड़ेगा भाई। इससे आसान तरीके से देखो यार, मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है, दो आई एम नॉट अ टीचर ऑफ इकोनॉमी, बट स्टिल, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स, ये इसका फॉर्मूला है। यानी अब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा जो आपने ग्रांट के लिए हो सकता है नीचे दे दिया स्टेट्स के लिए, तो वो चलता है, ठीक है, राइट। रेवेन्यू ग्रांट तो अच्छी बात है, देनी चाहिए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, ग्रांट तो दी गई है, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो गया, इसका मतलब जो भी रेवेन्यू डेफिसिट का पैसा उठाया है वो क्या है, वो ग्रांट्स के लिए है, कि भाई लो भाई हमने पैसा उठा के हमने क्या कर दिया, हमने ग्रांट के लिए दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लो, दिस इज गुड, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो रहा है तो अच्छी बात हो रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आरडी इक्वल टू ग्रांट्स, ठीक है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ऑल रेवेन्यू इज यूज फॉर, सो आई होप आपका ये सभी जो कॉन्सेप्ट है फिस्कल डेफिसिट के, ठीक है, बजटरी डेफिसिट के, प्राइमरी डेफिसिट के, रेवेन्यू डेफिसिट के, एज वेल एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के, ये चारों पांचों टर्म वुड हैव बीन क्लियर बाय नाउ, ठीक है। कोई भी भाई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं शेयर किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MP became the first state to calculate the SDI as per the SDI report, ठीक है। मेगा सिटीज क्या होती है, देखिए जहां 5 मिलियन से प्लस पॉपुलेशन होती है, दे आर कॉल्ड एज, ठीक है, आपकी मेगा सिटीज, ठीक है। फिर ये ध्यान रखिए कांडला पोर्ट जो आपका गुजरात में है, दैट हैज द हाईएस्ट इंपोर्ट टनेज,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कहीं कोई पूछ ही ले कुछ, ठीक है। देन बात करते हैं पर कैपिटल रियल इनकम। तो रियल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था, विच इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रियल इनकम वगैरह का लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, इट इज लिवाइड बाय द सेंटर, इट इज कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, ये ध्यान रखना। स्टैंप ड्यूटी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट टैक्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी किसकी है, ये भाई आईएमएफ की है, नॉट वर्ल्ड बैंक, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, ठीक है। देन फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होते हैं, ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि अबॉलिश कर दिया था 2009 में, तो अब हमारे देश में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या है, अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। देन बात करते हैं हम बॉन्ड प्राइस वर्सेस यील्ड वर्सेस इंटरेस्ट रेट। देखो इस पे भी यूपीएससी काफी बार खेलता है, ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो भाई मैं तो कॉन्सेप्ट ही लिखता हूँ, मेरे तो नोट्स यही है, ठीक है, एरोज ही बनाता हूँ मैं नोट्स, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ना, तो समझ लो जिसका ये हिला हुआ है तो, ठीक है। तो बॉन्ड अगर क्या होता है, बॉन्ड एक सपोज करिए 1000 उसकी फेस वैल्यू, उस पर इंटरेस्ट मिलता है 10, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ टाइम बाद आपको क्या है 1010 के हिसाब से 1000 के हिसाब से उसका 10% निकालेंगे, ठीक है, और वो हम आपको क्या कर देंगे 1010 रुपए हम आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब ठीक है 1100 रुपए इसका यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। दिस इज व्हाट इज बेसिकली बॉन्ड, ठीक है, एक टाइम के बाद आपको इतना पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बट नाउ आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, यानी अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपके सीआरआर और एएसएलआर और इसको खेल खेल के क्या करता है, ठीक है, आपका रेपो रेट वगैरह को बढ़ा के 20% पे ले आता है, राइट, 20% पे। तो जैसे ही आरबीआई ने आपके इंटरेस्ट रेट को हाइक किया 20%, अब भाई एक इंसान है, ये इंसान पे कुछ पैसा है, ये सपोज करो आप है, आप बॉन्ड की ओर जाना चाहोगे या बैंक को लोन दोगे, बैंक को पैसा दोगे, बैंक को दो ना भाई, 20% बैंक से मिल रहा है, तुम्हें क्यों दे, तुम तो 10% दे रहे हो, हाँ है ना। यानी बॉन्ड बायर किधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड बायर शिफ्ट कर जाएगा बैंक में कि भाई अपन को तो 20% मिल रहा है, हाँ है ना। अब ये सब ठीक है, तो अब बॉन्ड की डिमांड कम हो गई, जैसी बॉन्ड की डिमांड कम होगी क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस घटेगा, बॉन्ड का प्राइस घटेगा तो बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाएगी, बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। बॉन्ड यील्ड मतलब कितना, ये आपको रिटर्न मिल रहा था, ठीक है, सपोज करो अभी 1000 रुपए का है, अगर कल को कोई सेम बॉन्ड आपको 900 रुपए बेच दे तो आपको मिलेंगे तो पूरे 1000 प्लस 10% इंटरेस्ट, बट आपने खरीदा 900 में था, यानी यील्ड आपके लिए बढ़ गई। तो जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस घटता है बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड की जो फाइनल वैल्यू वो फिक्स्ड है, समझो। बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड में आपको 1000 प्लस 10% से एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, बट शर्त अगर आपको ज्यादा कमाना है तो उसको सस्ता खरीदना है। किसी ने इसको 1000 में खरीदा तो उसको 10% ही पैसा मिला, किसी ने उसको 800 में खरीदा उसको और ज्यादा पैसा मिला, किसी ने उसको 200 में खरीदा तो और मिला, ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस जब घटता है बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, इसीलिए क्या होगा, जब भी आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड आपके बॉन्ड प्राइस घट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एवरीवन वुड वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स द यू कैन से द बैंक्स, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगी, ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना, फाइन, ऑलराइट। अब बात करते हैं ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑयल प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा। अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है भाई आरबीआई रेपो रेट क्या करता है, सर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यानी अब पीपल किधर मूव करेंगे, पीपल भैया बैंक की ओर मूव करेंगे पैसे जमा करने, यानी बॉन्ड की डिमांड कम, बॉन्ड का प्राइस कम, बॉन्ड की यील्ड ज्यादा, देखा। तो ऐसे भी इन्फ्लेशन से भी ऑयल प्राइस से भी लिंक्ड है आपकी क्या, बॉन्ड यील्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है, बॉन्ड यील्ड डिपेंड्स अपॉन ऑयल प्राइस, बॉन्ड यील्ड डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड प्राइस, ठीक है, बॉन्ड यील्ड डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक, यस, सब पे हो रहा है। बॉन्ड यील्ड डिपेंड्स अपॉन सॉवरेन रेटिंग, यस, कैसे, देखो अगर सॉवरेन रेटिंग किसी कंट्री की बढ़ गई तो वहां क्या हो जाएगा, वहां मोर इन्वेस्टर आएंगे, अब फटाफट फटाफट भाई मोर बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया यानी बॉन्ड यील्ड कम हो गई, यानी बॉन्ड यील्ड सॉवरेन रेटिंग पे भी डिपेंड करती है, राइट। अब जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री, इसके बॉन्ड्स कौन खरीदेगा, इसके बॉन्ड्स जंग बॉन्ड्स हैं, राइट, वहां पैसा लगाओगे तो इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट द गवर्नमेंट माइट गेट डिफॉल्टेड, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फाइन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बॉन्ड के कॉन्सेप्ट, को इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ठीक है। और आई थिंक ऊपर भी हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिया, इंटरेस्ट रेट वगैरह। अब बात करते हैं भाई बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है।